हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की कक्षा 6 के अध्याय 11 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है, इसमें हम एनसीईआरटी की जो भी हमारी बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अदर्स जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो जीके के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे वो कोई भी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में एनसीईआरटी बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम उसी क्रम के अंदर जो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स हैं, उनमें से अध्याय में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके विषय में बात करते हैं। और आज इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के अध्याय नंबर 11 पर आधारित प्रश्नों के विषय में, जो कि दोस्तों हमारे ये जो हमारी कक्षा 6 की किताब है, उसका 11वां अध्याय है और अंतिम अध्याय है, जिसके विषय में आज अपनी बात करने वाले हैं। हालांकि नाम इसका है इमारतें, चित्र और किताबें, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा पार्ट है और देखेंगे हम किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो हमें सामान्य जीके की जो भी हमारी बाजार में किताबें मिलती हैं, उनमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं मिलते हैं दोस्तों। कई बार आप देखते हैं परीक्षा आती है और उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है जो हमारी कंपटीशन की मार्केट बुक्स में नहीं होता है, तो वो अधिकतर क्वेश्चन है वो इन्हीं बुक्स में से उठते हैं। तो हमारी तैयारी का आधार है, इसलिए हमें इनको पढ़ना आवश्यक है। आप इन किताबों को पढ़िएगा, फिर आप क्वेश्चन सीरीज को देख करके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव परीक्षा दे रहे हैं तो इतने क्वेश्चन से भी आपका बड़े मजे से काम चलने वाला है, आपकी सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप केवल इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जो हमारा अध्याय 11 से है और जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। तो आज इसका जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखते हैं वो कौन सा है दोस्तों। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मेहरौली का लौह स्तंभ स्थित है। हमें बताना है मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, आगरा में है या फिर लखनऊ में है दोस्तों। हमें बताना है मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा या फिर लखनऊ। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, दिल्ली में है मेहरौली का लौह स्तंभ। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, मेहरौली लौह स्तंभ के बारे में असत्य कथन है। हमें बताना है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। तीसरा है, इसमें चंद्र नामक शासक का जिक्र किया गया है। और चौथा जो है, पिछले दिनों इस पर जंग भी देखा गया है दोस्तों। क्या है इसके बारे में असत्य कथन हमें बताना है। हम बात कर रहे हैं मेहरौली के लौह स्तंभ के विषय में, जो अध्याय 11 में दिया हुआ है दोस्तों। क्या है सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। क्या कह रहा है, पिछले दिनों इस पर जंग देखा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं देखा गया है। मेहरौली का लौह स्तंभ तो जाना ही इसीलिए जाता है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, जो इसके मतलब धातु की जानकारी के बारे में एक हमें विशेष बात बताता है कि उन्हें धातुओं का इतना ज्ञान था। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप और विहार, उसी में अपनी बात कर रहे हैं कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। विस्तार होता है, टीला होता है, स्तंभ होता है या फिर संघ होता है दोस्तों। स्तूप जो हमारा शब्द है उसका हमें अर्थ बताना है, क्या होता है, विस्तार है, टीला है, स्तंभ है या फिर संघ है दोस्तों। तो दोस्तों स्तूप शब्द जो हमारा है उसका अर्थ होता है टीला। अगर आप इन शब्द पे ध्यान दिया हो तो देखिए, राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं ना बालू का स्तूप। जब हम रेगिस्तान पढ़ते हैं तो बालू का स्तूप तो पढ़ते ही है ना, बालू का मतलब रेत का टीला। तो स्तूप शब्द का अर्थ ही क्या होता है, टीला होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न के विषय में, तो चौथा जो हमारा प्रश्न है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटे डिब्बे में एक छोटा डिब्बा होता था। उसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या कोई वस्तु या पत्थर या सिक्के रहते थे, इन्हें कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर क्या कहा जा रहा है। जो स्तूप होता था उसके अंदर एक छोटा डिब्बा होता है, उसके अंदर महात्मा बुद्ध या उनका कोई अनुयायी है, उसके शरीर का या तो कोई अवशेष जैसे दांत, नाखून, इस प्रकार की कोई चीज हो गई, या उनके जीवन में काम में ली गई कोई वस्तु हो गई, कोई पत्थर हो गया, कीमती पत्थर हो गया, उनके द्वारा काम में लिए गए सिक्के हो सकते हैं। ये जो सारे थे जो रखे जाते थे एक छोटे डिब्बे के अंदर, उसे हम क्या कहते थे दोस्तों। शिखर कहते हैं, स्तूप कलश कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं या फिर चंद्र पेटिका कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं हमें बताना है।
तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे हम क्या कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 5वां जो हमारा प्रश्न है, स्तूप जो हुआ करता था उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए जो वृत्ताकार पथ हुआ करता था उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिभ्रमण पथ, परिक्रमण पथ, प्रदक्षिणा पथ या फिर परिवीक्षण पथ। जैसे मान लीजिएगा ये एक स्तूप हो गया तो इसके चारों ओर इस प्रकार से जो चक्कर लगाने के लिए जो एक पथ बनाया गया उस पथ को हम क्या कहते थे दोस्तों, वृत्ताकार जो पथ हो गया उसे हम क्या कहते थे, क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है उसे हम कहते थे प्रदक्षिणा पथ, वो क्या कहलाता था, प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें, छठा जो हमारा प्रश्न है, प्रदक्षिणा पथ जो होता था उसको एक रेलिंग घेरे रहती थी उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहा हमने, प्रदक्षिणा पथ जो होता था तो उसके चारों ओर एक रेलिंग भी होती थी पकड़ने के लिए या फिर उसका घेरा डालने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा वॉल, परिरक्षण पथ, वेदिका या फिर कदम्बम, क्या कहते हैं हम उसे। जैसे ये हमारा स्तूप था, ये हमने अभी बात की, इस प्रकार से पथ होता था, रास्ता होता था और इसके चारों ओर इस प्रकार से देखिएगा एक दीवार या फिर एक प्रकार की रेलिंग बनी हुई होती थी, उस रेलिंग को हम क्या कहते थे। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे हम कहते थे वेदिका। देखो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और इंडियन आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 7वां जो हमारा प्रश्न है, मंदिर जो होता था और होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता था, चबूतरा, प्रदक्षिणा पथ, शिखर या फिर गर्भगृह, कौन सा होता है दोस्तों। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो उस समय बने थे उनका जो महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था, चबूतरा, प्रदक्षिणा पथ, शिखर या फिर गर्भगृह। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उसे हम कहते हैं गर्भगृह, क्योंकि गर्भगृह वो स्थान होता है जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है दोस्तों। प्रदक्षिणा पथ जो चारों तरफ होता है चक्कर लगाने के लिए, चबूतरा जिसके ऊपर मंदिर बनाया जाता था, शिखर जो है मंदिर के ऊपर बना हुआ होता था छत के ऊपर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गर्भगृह है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती थी। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, सांची के प्रसिद्ध स्तूप कहाँ है, कहाँ पर है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या फिर मध्य प्रदेश में है। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर है दोस्तों, क्या होगा सही आंसर दोस्तों। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, सांची का स्तूप कहाँ है, देखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में। 9वें हमारे प्रश्न की बात करें, भीतर गांव का मंदिर जो काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है कला की दृष्टि से, आपको बताना है कहाँ पर आप ये स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में। दोस्तों आरपीएससी आरएएस का जो एग्जाम होता है या फिर कोई भी स्टेट लेवल का पीएससी का जो भी सिविल सर्विसेज है उसके अंदर इंडियन आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं या मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये भीतर गांव के मंदिर और आप ये सारी चीजें वहां पर पढ़ने को भी मिलती हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों, भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 9वां जो हमारा प्रश्न है, महाबलीपुरम का जो एकाश्मिक मंदिर है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या फिर उड़ीसा में है। महाबलीपुरम का जो एकाश्मिक यानी एक ही पत्थर से बनाया हुआ मंदिर मानते हैं इसको, ये कहाँ पर है दोस्तों, क्या होगा सही आंसर दोस्तों। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो किस राज्य में है, हमें बताना है ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो किस राज्य में है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर उड़ीसा में है। ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है जो अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, जो हमारा 12वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस राज्य में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है या फिर केरल में है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है दोस्तों, क्या होगा सही आंसर हमारा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 13वां जो हमारा प्रश्न है, 1800 वर्ष पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
शिलप्पदिकारम जो था उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तमिल महाकाव्य, ये महाकाव्यों का काल भी माना जाता है। तो दोस्तों तलांगो चक्रधर था, मलिंगा कुमारम था, इलांगो था या फिर फिलांगोस था? कौन था इस तमिल महाकाव्य का रचनाकार? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 इलांगो। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो 14वां जो हमारा प्रश्न है, मणिमेखलई जो एक तमिल महाकाव्य है, ये भी एक तमिल महाकाव्य ही है जो 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया हमें ये बताना है। तो दोस्तों अश्वघोष के द्वारा, सत्यनार के द्वारा, रामाराजुलिंगम के द्वारा या फिर येसुदास के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया था मणिमेखलई तमिल महाकाव्य जो 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा वो है नंबर 2, सत्यनार के द्वारा ये लिखा गया था। बात करें अगले प्रश्न की तो 15वां जो हमारा प्रश्न है वो है मेघदूत किसकी रचना है? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा जीके का प्रश्न है। तुलसी की है, अश्वघोष की है, कपाला की है या फिर कालिदास की है? मेघदूत रचना है किसकी है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 कालिदास की है। किसकी है मेघदूत रचना? मेघदूत जो हमारी रचना है वो कालिदास की मानी जाती है। बात करें अगले प्रश्न की तो देखिएगा 16वां जो हमारा प्रश्न है, पुराण जो पुराण शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षात, प्राचीन, प्रामाणिक या फिर पूर्ण? पुराण जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है पुराण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। इसमें देवी देवताओं की घटनाओं का जो है वर्णन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें 17वां जो हमारा प्रश्न है, पुराणों व महाभारत का संकलन किसके द्वारा किया गया था? व्यास के द्वारा, कालिदास के द्वारा, कुमार संभव के द्वारा या फिर अज्ञात ऋषि के द्वारा? पुराणों व महाभारत का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया था? व्यास, कालिदास, कुमार संभव या फिर अज्ञात ऋषि के द्वारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, व्यास के द्वारा किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की तो 18वां जो हमारा प्रश्न है, अयोध्या किसकी राजधानी थी? आई होप आप सभी अयोध्या से वाकिफ होंगे। किसकी राजधानी थी? भगवान राम की जन्मभूमि है। कौन सी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की, उत्तरापथ की, कौशल की या फिर दशरथ नगर की? दोस्तों किसकी राजधानी थी? अयोध्या। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, कौशल की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 19 नंबर, संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? संस्कृत की जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, व्यास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 3, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है संस्कृत की जो रामायण है, जिस रामायण की अपने बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो 20वां जो हमारा प्रश्न है, आर्यभट्ट ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? खगोल शास्त्र, आर्यभट्टियम, भूगोल या फिर सौरमंडल? आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, आर्यभट्टियम की रचना किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो 21वां जो हमारा प्रश्न है, चरक संहिता। चरक संहिता का नाम आपने सुना होगा, महर्षि चरक के द्वारा इसको लिखा गया था। किसकी है, किसके संबंध में है? ज्योतिष शास्त्र, शल्य चिकित्सा, औषधि शास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र? चरक संहिता जो है वो किसकी उल्लेखनीय पुस्तक है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर है हमारा 3 नंबर, औषधि शास्त्र। हालांकि ये भी काफी हद तक इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सारे ऑप्शन में है तो ये विशेषता औषधि शास्त्र से जुड़ी हुई है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सबसे बेटर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 22वां प्रश्न, सुश्रुत संहिता किसकी उल्लेखनीय पुस्तक है? ज्योतिष शास्त्र की, शल्य चिकित्सा की, औषधि शास्त्र की या फिर चिकित्सा शास्त्र की? सुश्रुत संहिता किसकी उल्लेखनीय पुस्तक मानी जाती है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, ये शल्य चिकित्सा से जुड़ी हुई है दोस्तों। हालांकि चिकित्सा शास्त्र भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसके बजाय हम प्राथमिकता इसको देंगे जब ये सारे के सारे एक ही ऑप्शन में आ जाएं, क्योंकि विशेषतः ये शल्य चिकित्सा के लिए जानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें 23वां हमारा प्रश्न है, कागज का आविष्कार लून नामक व्यक्ति ने किया था। कहाँ किया था? भारत में, चीन में, नेपाल में या फिर यूनान में? लून नामक व्यक्ति ने कागज का जो आविष्कार है वो कहाँ पर किया था दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में इसका आविष्कार हुआ था।
बात करें अगले प्रश्न की तो देखिएगा दोस्तों 24वां हमारा प्रश्न है, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जो जगह थी वो क्या कहलाती है? शिखर, गर्भगृह, मंडप या फिर प्रदक्षिणा पथ। मंदिर में जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, मंडप कहलाती है। मंडप भी मंदिर का मुख्य भाग हुआ करता था। दोस्तों साउथ में जो मंदिर बने हैं आपने देखा होगा, काफी देखिए विशालकाय मंदिर होते हैं, बहुत बड़े एरिया में होते हैं। इसकी एक खास बात ये भी थी, यहाँ पर मंदिर न केवल धार्मिक कार्य के लिए होते थे बल्कि यहाँ से देखिएगा जो अन्य कार्य भी संचालित हुआ करते थे, प्रशासनिक कार्य भी कई बार किए जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो हमने 11वें अध्याय से देखे। आई होप कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हमने जाना है, जो सामान्यतः हमें कंपटीशन की किताबों में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये किताबें पढ़नी बहुत आवश्यक होती है यदि अगर आपने किसी भी परीक्षा की तैयारी अभी शुरू की है तो दोस्तों ये हमारी कक्षा 6 का जो पूरे अध्याय हैं वो समाप्त हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे कक्षा 7 के अध्याय के विषय में। कल से हम कक्षा 7 को शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 7 की जो इतिहास की पुस्तक है हमारे अतीत, उससे जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में ही हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।